वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, अपन बात करने वाले हैं आज। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत स्वीट, बहुत नॉर्मल, बहुत इजी टॉपिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि एक बार इसके बारे में देखते हैं। वैसे तो सेल के बारे में सबने सुना है और सबने काफी डिटेल में पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि सेल के बारे में तो अपन 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 7th 8th साइंस की हर 4-5 सालों से मिल जाती है हर बुक में। तो अगर अपन आज थोड़ा सा सेल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आगे डिटेल में शुरू करूंगी, तो थोड़ा सा इसके टॉपिक नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन है इसका, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना। मैं जो 12th 11th साइंस के पूरा कोर्स क्लियर करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक उठा रही हूँ। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस करवाऊंगी साइंस का। तो मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाए। देखो, सेल के बारे में अपन बात करें, कोशिका क्या होती है। कोशिका, जिसका नाम अपन ने दिया है साइटो, इसका अध्ययन, कोशिका के अध्ययन करने को बोला जाता है साइटोलॉजी। इसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने कही थी। एक रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था जिसने मृत कोशिका जीव की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित की नहीं। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। फिर इसका सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? स्लाइडेन-स्वान ने दिया था सिद्धांत। देखो, सबसे छोटी कोशिका, इस वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका है शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग सबने देख रखा होगा, सबने फोन में, टीवी में, कहीं ना कहीं सबने देख रखा है। तो जो शतुरमुर्ग का अंडा है, वहां से यहाँ पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। अब ये तो थी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, लेकिन मानव शरीर की, अपने शरीर के अंदर जो इतने अंग है, इतने टिश्यू है, इतने सारे पार्ट्स है अपने, उनकी सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। मतलब कि पुरुष के अंदर प्रेजेंट रहता है, मेल के अंदर प्रेजेंट रहता है शुक्राणु, जो अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। फीमेल्स के अंदर पाई जाती है अंडाणु। तो देखो, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन के बारे में, मैंने एक वीडियो में फुल डिटेल में बता रखा है, पढ़ा रखा है। मेरी क्लास बनाई थी मैंने इसके ऊपर। तो न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, सबने देख रखी होगी। तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ये तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और इसकी एक खासियत, ये कोशिका कभी विभाजन इन कोशिका में नहीं पाया जाता। विभाजन रहित कोशिका है ये। फिर देखो, विभाजन रहित कोशिका है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र। अब मैं बात करूं कोशिका झिल्ली की। ये तो थी सेल के बारे में, कहाँ खोज हुई, किसने करी, जीवित की किसने करी, मृत कोशिका की किसने करी। तो अब बात करते हैं पर कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली एक बिल्कुल पतली झिल्ली, एक पतली लेयर होती है, जिसके अंदर सभी अंगों के ऊपर पाई जाती है, जिसके अंदर सभी अंग सेफ रहते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। देखो, ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं, प्लस ये सभी के अंगों के चारों तरफ रहती है। क्या करती है? सपोर्ट। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली सेल के बाद की सबसे फर्स्ट संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो अपने जितने भी बॉडी के सारे पार्ट्स है, सभी अपने अंदर के जो भी अंग है, कोशिका झिल्ली के अंदर सेफ रहते हैं। इनके चारों तरफ पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो देखो, कोशिका झिल्ली पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। प्रोटीन की बनी हुई होती है। जंतु पादप दोनों के अंदर प्रेजेंट रहती है, एक एक अंग के चारों तरफ रहती है और प्रोटीन की बनी होती है। फिर मैं बात करूं कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति ओनली पादप के अंदर पाई जाती है।
जंतुओं के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती, ओनली प्लांट्स के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और यहाँ क्या करती है, आकार भी प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली के कंपेयर में थोड़ी सी कठोर होती है। किसके कंपेयर में? कोशिका झिल्ली के कंपेयर में ज्यादा कठोर नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली के कंपेयर में कठोर होती है। और ये क्या करती है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, प्लस सहायता प्रदान करती है, आकार देती है, उनको सपोर्ट करती है। देखो फिर में अपन अगर किसी अंग की बात करें, एक एक अंग की बात करते हैं। देखो सबसे पहला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, यही पता है। अब वो ऊर्जा आती कहाँ से है, कैसे वो बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो बनती है क्रेब्स साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ मैं नाम लिख रही हूँ, क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा बनती है। अभी क्रेब्स चक्र में नहीं बताऊंगी क्या है, कैसे चलता है पूरा, इसको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपने को, तो इसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के द्वारा जब अपन श्वसन करते हैं, जब अपन सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय क्या रहता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वहां ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते ही क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी बनती है। एटीपी सबको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी, 38 एटीपी बनते हैं, जो आगे क्या बनाते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। 38 एटीपी का निर्माण होता है और ऊर्जा प्रदान होती है। अब क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना दी, अपना काम कर लिया, ऊर्जा बन गई अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन इस ऊर्जा को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा कौन? ऊर्जा को एक एक भाग तक पहुंचाने के लिए, एक एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए, एक एक भाग तक, ताकि सब ऑक्सीजन का, ऊर्जा का जो पहुंचाने का काम कौन करता है? जो गोल्जी काय है, जो ऊर्जा प्राप्त हुई है माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी काय क्या करता है, उस ऊर्जा को बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक हिस्से तक पहुंचा देता है, हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। ये चीज समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है, हैंड में ऊर्जा बन गई तो इसी हिस्से में जाएगी, नहीं, पूरी बॉडी के बाहर खाली थोड़ी बैठी रहेगी, पूरी बॉडी के अंदर गोल्जी काय द्वारा ऊर्जा पहुंचा दी जाती है। फिर बात करते हैं अपन रसधानी की। तो रसधानी के द्वारा क्या होता है, जल का संग्रहण होता है, अपनी पूरी बॉडी में जल का संग्रहण किया जाता है। फिर बात करूं मैं तारक काय की। तारक काय की खोज की थी बॉबरी नामक एक वैज्ञानिक ने। बॉबरी नामक एक वैज्ञानिक ने, जो तारक काय क्या करता है, मान लो एक हिस्से के अंदर कोशिकाएं खराब हो गई, टूट गई, कुछ ना कुछ डैमेज हो गई है, तो क्या करेगा तारक काय, वहां आके उन कोशिकाओं, आसपास की नई कोशिकाएं हैं उनमें विभाजित होगा, डिवाइडेशन होगा और नई कोशिकाओं का पुनः निर्माण होगा उस हिस्से में जहां कोशिकाएं का नुकसान हुआ है, कोशिकाएं खराब हो चुकी है। तो तारक काय का काम क्या है, जिस हिस्से में कोशिकाएं डैमेज हुई है उसके आसपास की कोशिकाओं में विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पुनः कोशिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ लेकिन इसकी एक खासियत है, पूरी बॉडी के अंदर सिर को छोड़ के, मस्तिष्क को छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर नई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण हो जाता है, कोशिकाओं का विभाजन होकर नई कोशिकाएं बन जाती है तारक काय से। लेकिन तारक काय मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। क्यों तारक काय जो है मस्तिष्क के अंदर नहीं पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं अगर दिमाग, मस्तिष्क डैमेज हो गया तो पूरा शरीर आपके किसी काम का नहीं है, इसीलिए सिर को पहले बचाया जाता है, सिर को पहले बचाया जाता है क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। फिर देखो अंतःप्रद्रव्य द्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या कार्य है कि आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता प्रदान करती है, आंतरिक कंकाल को वसा का निर्माण करती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका भी दो तरह की होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी और खुरदरी, चिकनी में क्या होता है, वसा का निर्माण होता है, खुरदरी में प्रोटीन का निर्माण होता है।
खुरदरी के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो इसको ER से भी डिनोट करते हैं, ER से भी डिनोट करते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ER और RER, खुरदरी और चिकनी। फिर आगे और भी छोटे छोटे अंगों के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ तक मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, या और कुछ समझना है तो भी मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगी। और इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि सब तक मेरी वीडियो पहुंच सके। मेरे साथ जुड़े रहना, बने रहना।